नमस्कार दोस्त, एजुकेशन 9 चैनल पर आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम देश के तीसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य बिहार का एक जबरदस्त मैक्रो से माइक्रो लेवल तक का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। हम इसके विशाल भूगोल, मिट्टी, खनिज और आबादी को पूरी डिटेल में समझेंगे। देखिए, ये सिर्फ कुछ आम आंकड़े नहीं हैं। ये उस जमीन की पूरी कहानी है जिसका इतिहास जितना शानदार है, भविष्य भी उतना ही दिलचस्प है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के टॉपिक्स पर। हम इसे 6 आसान हिस्सों में कवर करेंगे: भूगोल और जमीन, जलवायु और नदियां, कृषि और मिट्टी, खनिज और वन्यजीव, विरासत और पर्यटन, और आखिर में यहां के लोग और उनकी डेमोग्राफिक्स। ये बस एक छोटा सा रोड मैप है ताकि हम इस विशाल जानकारी को आसानी से और क्लियर तरीके से समझ सकें। ओके, तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। भूगोल यानी यहाँ की फिजिकल जमीन। बिहार का स्केल सच में बहुत बड़ा है। इसमें टोटल 38 जिले आते हैं, और एक महत्वपूर्ण बात, इसके उत्तर में नेपाल के साथ एक बहुत ही क्रूशियल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है जिसे 7 जिले आपस में शेयर करते हैं। ये जमीन मुख्यतः एक विशाल मैदान है, और इस बेसिक भूगोल को समझना ही हमारे आगे की पूरी कहानी की नींव है। अब इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 1106। ये फिगर ना सच में पूरा ध्यान खींचने वाला है। ये बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या है, और ये संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा है। जमीन बेहद लिमिटेड है और दबाव सोचने से भी कहीं ज्यादा। इसे ध्यान में रखते हुए ही आपको समझ आएगा कि यहाँ के फिजिकल भूगोल और जमीन की क्षमता को समझना आखिर इतना जरूरी क्यों है। जमीन की बनावट को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट दिखता है। इसे आप 2 बिहारों की कहानी भी कह सकते हैं। गंगा नदी राज्य को बिल्कुल बीचों बीच से काटती है। एक तरफ है उत्तरी बिहार, जहां हिमालय से आने वाली नदियां हर साल ताजी जिलोड मिट्टी लाती हैं, पर इसी वजह से यहां भयानक बाढ़ भी आती है। और दूसरी तरफ दक्षिणी बिहार का मैदान, जो पठारी इलाकों से निकलने वाली सूखी नदियों से बनता है। यहां चट्टानें पुरानी हैं और सूखे का खतरा हमेशा बना रहता है। एक तरफ उफानती नदियां और दूसरी तरफ पुरानी सूखी जमीन। ये विपरीत स्थिति अपने आप में कितनी अनोखी है ना? सेक्शन 2, जलवायु और जल प्रणाली। अब हम उन ताकतों को समझेंगे जो एक्चुअली इन मैदानों और पहाड़ों को आकार देती हैं, यानी यहाँ की वेदर और बहती हुई नदियाँ। दक्षिणी बिहार के उबड़-खाबड़ पठारी इलाकों में कई खूबसूरत झरने और जलप्रपात हैं। वैसे यहाँ परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स अक्सर इनकी एग्जैक्ट लोकेशंस को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि काकोलत जलप्रपात नवादा में है और तेल्हार कुंड कैमूर में है। पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है रोहतास जिले और ससाराम शहर के बीच। देखिए, धुआ कुंड और मंझर कुंड ससाराम शहर के अंदर आते हैं, जबकि दुर्गावती और टुतला भवानी रोहतास जिले के दूसरे हिस्सों में। इस छोटे से जियोग्राफिक फर्क को हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। अब पानी की इस कहानी का एक और ट्विस्ट देखिए। बिहार में नदियों का इतना बड़ा जाल है, फिर भी आपको हैरानी होगी कि खेती की लगभग 64% सिंचाई स्ट्रिक्टली जमीन के अंदर के पानी यानी नलकूप और ट्यूबवेल्स पर निर्भर है। नदियों और नहरों का हिस्सा सिर्फ 30% रह जाता है। मतलब एक ऐसा राज्य जहां एक बड़े हिस्से में बाढ़ आम बात है, वहां किसान अपनी फसलों की प्यास बुझाने के लिए पूरी तरह से ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करते हैं। ये बिल्कुल उम्मीद से अलग तथ्य है। सेक्शन 3, कृषि और मिट्टी। अब ये जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सीधे तौर पर जमीन और मिट्टी को पोषण देता है। और ध्यान रहे, राज्य की लगभग 80% आबादी पूरी तरह इसी खेती पर जीवित है, तो मिट्टी का रोल यहाँ बहुत बड़ा हो जाता है। खेती के इस सिस्टम में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है तल मिट्टी का। ये नेचर के बैलेंस का एक लाजवाब एग्जाम्पल पेश करती है। ये गंगा के दक्षिणी किनारे पर मिलने वाली बेहद उपजाऊ भूरे रंग की मिट्टी है। बरसात में ये पूरा इलाका पानी में डूब जाता है। देखने में किसी आफत जैसा लगता है, पर जैसे ही बाढ़ का पानी उतरता है, ये मिट्टी अपने पीछे उर्वरक गुणों का एक बड़ा भंडार छोड़ जाती है। फिर यह जगह रबी फसलों, खासकर दालों और गेहूं के लिए एक सुपर प्रोडक्टिव कटोरा बन जाती है। एक बड़ी समस्या एक बहुत बड़े आशीर्वाद में बदल जाती है। और इस सब में सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहाँ की कृषि संपदा को दुनिया भर में पहचान मिली है। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग्स इसी खजाने का प्रूफ हैं। चाहे वो मुजफ्फरपुर की शाही लीची हो, भागलपुर का जरदालू आम, या फिर कतरनी चावल, मगही पान, मिथिला का मखाना
और पश्चिमी चंपारण का मार्चा धान। ये तमाम प्रीमियम प्रोडक्ट्स क्लियरली दिखाते हैं कि यहाँ की मिट्टी आम फसलों के अलावा कितने मूल्यवान वर्ल्ड क्लास उत्पादनों को जन्म देती है। चलिए अब खेती की इन बातों से आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, खनिज और वन्य जीव। जब हम दक्षिण की तरफ पठारी इलाकों में जाते हैं तो उन पुरानी चट्टानों के अंदर हमें ऐसी संपत्ति मिलती है जो सच में हैरान कर देती है। इन भंडारों की डिटेल्स आपको बिल्कुल चौंका देंगी। यहाँ 2 बड़े फैक्ट सामने आते हैं। पहला, पायराइट उत्पादन में बिहार की पूरे देश में 100% मोनोपोली है। रोहतास जिले में इसका बहुत बड़ा भंडार है, पर उससे भी बड़ी डिस्कवरी हुई है जमुई जिले में। यहाँ लगभग 128 मिलियन टन गोल्ड ओर यानी सोने के अयस्क का भंडार मिलने का अनुमान लगाया गया है। सोचिए, आने वाले वक्त में जमीन के नीचे छिपी ये संपत्ति यहाँ की आर्थिक तस्वीर पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है। और जमीन के नीचे की दौलत के साथ साथ जमीन के ऊपर भी एक चमत्कार है। अक्सर लोग मानते हैं कि बिहार का मतलब सिर्फ सपाट खेती वाले फ्लैट मैदान, लेकिन पश्चिमी चंपारण की शिवालिक रेंज में छुपा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान इस मिथ को पूरी तरह तोड़ देता है। ये इस राज्य का इकलौता टाइगर रिजर्व है और यहाँ सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर्स ही नहीं बल्कि गेंडे और तेंदुए जैसी खूबसूरत जीव भी पाए जाते हैं। किसने सोचा था, राइट? सेक्शन 5, विरासत और पर्यटन। प्राकृतिक धरोहर की इस सैर के बाद अब आते हैं यहाँ की ह्यूमन और हिस्टोरिकल लेगेसी पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यटन यानी टूरिज्म आज यहाँ की लोकल इकोनॉमी का लगभग 5 से 6% हिस्सा बन चुका है। अगर हम हिस्ट्री की इस टाइमलाइन को ट्रेस करें तो समझ आता है कि ये जगह कितनी खास है। 600 BCE के आसपास विशाल मगध साम्राज्य उभरा और वैशाली ने दुनिया को अपना पहला गणतंत्र दिया। फिर 500 BCE में बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई और लगभग 500 CE आते आते नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया का बड़ा एजुकेशन हब बन गया। यही सदियों पुरानी मॉन्यूमेंटल घटनाएं हैं जो आज यहाँ के बड़े टूरिज्म सर्किट्स की जान है। और हमारा आखिरी सेक्शन, लोग और डेमोग्राफिक्स। इस मिट्टी के इतिहास को बनाने वाले लोग आखिर हैं कौन? 2011 की जनगणना के आधार पर अब वक्त है इस जमीन के विशाल मानव संसाधन को करीब से समझने का। याद है मैंने शुरुआत में 1106 वाले आंकड़े की बात की थी? अब इसे नेशनल एवरेज के साथ कंपेयर करके देखते हैं। देश का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है केवल 382 और बिहार का है 1106। ये ह्यूज डिफरेंस साफ दिखाता है कि यहाँ के लोकल रिसोर्सेज जैसे पानी, जमीन, अस्पताल, रोजगार पर पूरे देश के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा प्रेशर है। आबादी का ये दबाव फिजिकली यहाँ के ज्योग्राफी की पूरी तरह से परीक्षा लेता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आबादी सामाजिक विकास से कैसे जुड़ी है। साक्षरता यानी लिटरेसी रेट का ओवरऑल एवरेज भले ही थोड़ा कम लगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच कंट्रास्ट बहुत गहरा है। दक्षिणी बिहार में रोहतास की लिटरेसी लगभग 73% है, जो नेशनल एवरेज को टक्कर देती है। पर वहीं पूर्वी दिशा में पूर्णिया जिले में ये आंकड़ा सिर्फ 51% रह जाता है। ये आंतरिक फर्क दर्शाता है कि राज्य के हर हिस्से के चैलेंजेस अलग हैं और उन्हें सॉल्व करने का तरीका भी अलग ही होना चाहिए। और इस मास्टर एक्सप्लेनर को हम एक बड़े और बवाल सवाल पर रोकते हैं। एक ऐसी जमीन जहां सोने और तेल के नए भंडार मिलने की आशा जागी है और जहां आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसके प्राचीन इतिहास का अगला अध्याय आखिर कैसा होगा? इन पुरानी नदियों, नए संसाधनों और बेहतरीन मानव क्षमता के बीच आगे क्या होने वाला है? ये सच में सोचने वाली बात है। तो इन तथ्यों पर विचार कीजिएगा। आज इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर करें।